Welcome back to Sai Medical Biochemistry. I'm Pushpanjali, your biochemistry educator, bringing a very important video that is extremely useful for practical exams, abnormal constituents of urine. So this video series will be divided into a few parts. In today's part, we'll learn how to write about reducing sugar in exams and discuss the important viva questions that are commonly asked. सो एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि 6 एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि शुगर, रिड्यूसिंग शुगर भी बोल सकते हैं, कीटोन बॉडीज, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, प्रोटीन एंड ब्लड पिगमेंट. तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो शुगर का डिस्कशन करेंगे इन यूरिन. और जब भी एग्ज़ाम्स में दिया जाता है सैम्पल तो 2 कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है. शुगर और कीटोन बॉडीज साथ में दिया जाता है हमेशा, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट को हमेशा साथ दिया जाता है, और प्रोटीन और ब्लड पिगमेंट को हमेशा साथ दिया जाता है. तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में हमें एग्ज़ाम में दिया जाता है और इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमें लास्ट में प्रोबेबल डायग्नोसिस भी लिखनी होती है. तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं शुगर का. यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम्स में हमें लिखना कैसे है, क्योंकि हम वाइवा में अगर आंसर करते हैं और अगर हम लिख नहीं अच्छे से सकते तो इससे भी मार्क्स हमारे जो होते हैं वो डिडक्ट होते हैं. तो लिखना कैसे है शुगर के लिए, जो हम शुगर, रिड्यूसिंग शुगर जो कि यूरिन में प्रेजेंट अगर है तो उसके लिए जो टेस्ट हम करते हैं वो होता है बेनेडिक्ट्स टेस्ट. बेनेडिक्ट्स टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो कैसा ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगा, हम उसे भी डिस्कस करेंगे, और अगर नेगेटिव आता है तो कैसा देखने को मिलेगा हम ये भी डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले हम बेनेडिक्ट टेस्ट के प्रोसीजर पे थोड़ा सा ध्यान करते हैं. बेनेडिक्ट्स टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, हमें 5 ml लेना है बेनेडिक्ट्स रिएजेंट. 5 ml बेनेडिक्ट्स रिएजेंट लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद हमें लेनी है 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन. ठीक है, तो 5 ml बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन, और उसे होल्ड द टेस्ट ट्यूब फर्मली विद द टेस्ट ट्यूब होल्डर और बॉईल करना है हमें फॉर 2 minutes. अगर बॉईल करने के बाद पॉजिटिव टेस्ट आता है तो हमें ग्रीन या फिर येलो या ऑरेंज या ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलेगी. अगर इनमें से कोई भी एक प्रेसिपिटेट हमें मिल रहा है इसका मतलब है बेनेडिक्ट्स टेस्ट पॉजिटिव है. अगर ब्लू कलर आ रहा है मींस बेनेडिक्ट का जो कलर है रिएजेंट का, प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव रिएजेंट है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में 3 बेनेडिक्ट्स रिएजेंट होते हैं. एक नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट में हम पढ़ते हैं बेनेडिक्ट्स यूरिक एसिड रिएजेंट जो कि बिल्कुल इस कलर का नहीं होता, और बेनेडिक्ट्स जो क्वालिटेटिव रिएजेंट है उसका कलर और क्वांटिटेटिव रिएजेंट का कलर बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन उनके कंस्टिट्यूएंट्स में डिफरेंस होता है. इसलिए आपको बेनेडिक्ट्स रिएजेंट को पहचानना भी आना चाहिए. अगर टेस्ट नेगेटिव आएगी तो बेनेडिक्ट्स का कलर चेंज नहीं होगा. तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बेनेडिक्ट टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है. अगर टेस्ट पॉजिटिव आती है तो हमें इस तरह से 3 बनाने हैं, और इसमें हमें लिखना है टेस्ट, ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस लिखना है. टेस्ट में हम टेस्ट का नाम लिखेंगे, और अगर हमारे पास टाइम है तो हम वहाँ पे टेस्ट जहाँ लिख रहे हैं नाम वहीं पे थोड़ा सा उसका शॉर्ट में प्रोसीजर लिख देंगे. ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे कि ऑन हीटिंग ब्लू सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन या फिर येलो या ऑरेंज या ब्रिक रेड, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन आया है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर. इन्फरेंस क्या होगा, जो भी आपका प्रेसिपिटेट आया होगा उसे वहाँ पर उस कलर को लिखकर लिखेंगे कि इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन यूरिन. देन आता है बेनेडिक्ट्स टेस्ट नेगेटिव. अगर किसी को नेगेटिव मिल रहा है तो आप ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे नो कलर चेंज, मीन्स ब्लू कलर ऑफ बेनेडिक्ट्स रिएजेंट ही दिखेगा. इन्फरेंस में हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि एब्सेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन गिवन यूरिन सैंपल. तो सिर्फ हमें इतना ही लिखना होता है, और अगर हमारे पास टाइम बची है तो हम इसमें क्या करेंगे, जहाँ टेस्ट का नाम लिख रहे हैं वहाँ पर प्रोसीजर भी लिख देंगे, बहुत शॉर्ट में प्रोसीजर लिखेंगे. देन ऑब्जर्वेशन जो हमें दिखेंगी वो कैसी दिखेंगी, जैसे अगर ब्लू कलर आ रहा है मीन्स कोई भी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है. लेकिन हमें याद करने के लिए सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा, जैसे प्रिज्म में हम पढ़ते थे कि विबग्योर बनता है, उसी तरह से हम ब्लू से याद रखेंगे. ब्लू अगर आ रहा है दिस मीन्स बेनेडिक्ट टेस्ट नेगेटिव. ग्रीन अगर प्रेसिपिटेट आ रहा है दिस मीन्स क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ही ट्रेस अमाउंट में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है. फिर उसी तरह से येलो प्रेसिपिटेट भी देखने को मिलता है, ऑरेंज भी मिलता है, और ब्रिक रेड भी मिलता है अगर हाई रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है तो.
अब हम इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं, कभी कभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइवा में हमेशा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बेनेडिक्ट टेस्ट को सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट क्यों बोलते हैं। क्योंकि ब्लू कलर अगर आ रहा है इसका मतलब है कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ग्रीन प्रेसिपिटेट अगर आया तो हम उससे ग्रेडिंग करते हैं प्लस से, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इज 0.5 ग्राम पर DL। ठीक है, इसी तरह से हम 0.5 ऐड करते चलेंगे। मीन्स येलो प्रेसिपिटेट हमारा, जो कि आपको मैंने अभी बताया, प्रिज्म को याद रखना है, और प्रिज्म में जो विबग्योर आता है उसका ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड प्रेसिपिटेट याद रखना है। तो येलो प्रेसिपिटेट जो नेक्स्ट आता है उसमें मैंने 2+ यहाँ ग्रेडिंग कर रखी है, और इसका मीन्स है 0.5 + 0.5 हम ऐड करेंगे तो 1 ग्राम पर DL होगा। ऑरेंज प्रेसिपिटेट अगर बोल रहे हैं नेक्स्ट, तो 3+ मैंने यहाँ पे कर रखा है, फिर से मैंने 0.5 ऐड कर दिया, दिस मीन्स 1.5 ग्राम पर DL। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट अगर है तो 4 टाइम्स प्लस लिखा है, मैंने फिर से 0.5 को क्या कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया, 2 ग्राम पर DL या फिर उससे भी ज़्यादा। यानी अगर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आ रहा है इसका मतलब है कि शुगर जो है हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, रिड्यूसिंग शुगर इन यूरिन। तो हमें एक अप्रॉक्सीमेट, हमें कॉन्सेंट्रेशन का पता चलता है, एग्जैक्ट नहीं पता चलता, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट कॉन्सेंट्रेशन कलर के बेसिस पे पता चलता है, इसलिए बेनेडिक्ट टेस्ट को हम सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट बोलते हैं। अब आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। ये स्पॉटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेनेडिक्ट रिएजेंट दिखता कैसा है। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि बेनेडिक्ट रिएजेंट कैसा दिखता है। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट का कलर ऐसा होता है, जब भी नेगेटिव टेस्ट आएगा तो बिल्कुल उसका कलर एज इट इज रह जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, स्पॉटिंग में पूछा जाता है कि बेनेडिक्ट जो क्वालिटेटिव रिएजेंट है उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। इन कंस्टिट्यूएंट को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इन कंस्टिट्यूएंट के फंक्शंस को अच्छे से समझते हैं तो प्रिंसिपल बेनेडिक्ट का समझना और भी ईजी हो जाएगा। जैसे कि कॉपर सल्फेट इसका एक कंस्टिट्यूएंट है, दूसरा कंस्टिट्यूएंट है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा कंस्टिट्यूएंट है सोडियम सिट्रेट। तो कॉपर सल्फेट अगर प्रेजेंट है तो कॉपर सल्फेट का काम क्या होता है, टू फर्निश कॉपर आयंस, है ना, कॉपर आयंस को वो फर्निश करने के लिए होता है। आप देखें कि ये जो कलर है इसका कैसा है, ब्लू कलर, ये कॉपर आयंस की वजह से ही ऐसा हुआ है। सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, मीडियम को स्ट्रांगली अल्कलाइन बनाता है। ठीक है, सोडियम सिट्रेट क्या करता है, सोडियम सिट्रेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है एंड इट कीप्स क्यूप्रिक आयंस इन सॉल्यूशन एंड प्रिवेंट्स देयर प्रेसिपिटेशन एज क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड इन अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है, जो भी हमने डिस्कस किया, हमें जो क्या कहते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ये जो कलर है वो किसका कलर है, ये क्या कहते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर है। ठीक है, तो अगर ये चिलेटिंग एजेंट ना होता तो क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं हमें मिल पाता और वो प्रेसिपिटेट हम ना देख पाते। ओके, सो बेनेडिक्ट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, इन एन अल्कलाइन मीडियम, प्लीज़ प्रिंसिपल को ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आपको एग्जाम में शुगर मिल जाता है तो क्वेश्चन हमेशा प्रिंसिपल का पूछा जाता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसका प्रिंसिपल क्या है बेनेडिक्ट टेस्ट का, कि इन एन अल्कलाइन मीडियम रिड्यूसिंग शुगर अंडरगो टॉटोमराइजेशन टू फॉर्म इनिडायोल्स। अल्कलाइन मीडियम में ही ये टेस्ट होगा क्योंकि अभी हमने देखा कि सोडियम कार्बोनेट हम यूज़ कर रहे हैं बेनेडिक्ट रिएजेंट में जो कि अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा। और अगर रिड्यूसिंग शुगर यूरिन में प्रेजेंट है तो वो टॉटोमराइज करेगा। टॉटोमराइज जनरली हाइड्रोजन आयंस का शिफ्टिंग होती है। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग करके क्या करेगा, इनिडायोल्स का फॉर्मेशन करेगा जो कि हाईली रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, और वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल क्यूप्रस ऑक्साइड प्रेसिपिटेट। तो जो ये कलर हमें दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर दिख रहा है। अगर सोडियम सिट्रेट नहीं होता चिलेटिंग एजेंट तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं बन पाता। तो जो ये क्यूप्रस ऑक्साइड बना प्रेसिपिटेट गिव्स अ कलर चेंज रेंजिंग फ्रॉम ग्रीन टू ब्रिक रेड डिपेंडिंग ऑन शुगर कॉन्सेंट्रेशन। मैंने यहाँ ऑब्लिक करके लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में ऑब्लिक करके ही लिखेंगे। आपका जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा, ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन लिखें, येलो आ रहा है तो येलो, ऑरेंज या ब्रिक रेड जो भी आ रहा है उसको लिख करके आप इस तरह से लिखेंगे। देन
जब भी शुगर मिलता है तो एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है WHO क्राइटेरिया ऑफ ब्लड शुगर। तो प्लीज़ इसको भी ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी में भी शॉर्ट नोट क्वेश्चंस में आ जाता है और प्रैक्टिकल्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही जिनको शुगर मिल जाता है। तो WHO क्राइटेरिया ब्लड शुगर का क्या है, हम इसमें डिस्कस करेंगे फास्टिंग, पोस्टप्रेंडियल और HbA1c के टर्म्स में। तो फास्टिंग वैल्यू नॉर्मल की क्या होती है, 70 to 100 mg/dl। किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपको 70 to 110 mg/dl भी मिलेगा, वो भी गलत नहीं है, लेकिन 72 अभी लेटेस्ट में 70 to 100 mg/dl हो गया है। प्री डायबिटिक्स में देखा जाएगा 1012 to 125 mg/dl, जो कि लेस देन इक्वल टू 125 mg/dl भी हम लिख सकते हैं। डायबिटिक्स में हमें देखने को मिलता है मोर देन 126 mg/dl। देन आता है पोस्टप्रेंडियल, जो कि फास्टिंग जनरली जब सैंपल लेते हैं तो 8 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए। और पोस्टप्रेंडियल मीन्स जब भी आपने फिर उसके बाद फूड लिया है तो उसके बाद फूड लेने के 2 आवर्स बाद हम पोस्टप्रेंडियल सैंपल लेते हैं। तो पोस्टप्रेंडियल सैंपल में भी हमने तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है, नॉर्मल, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक। तो नॉर्मल में याद रखिएगा लेस देन 140 mg/dl, प्री डायबिटिक्स का 140 to 199 mg/dl एंड डायबिटिक्स में मोर देन इक्वल टू 200 mg/dl। यही सेम रेंज चलती है रैंडम ब्लड शुगर में। कभी कभी हम जैसे कभी सडनली हमने शुगर का टेस्ट किया, उसको हम लोग RBS बोलते हैं, रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं, उसमें भी यही पोस्टप्रेंडियल रेंज को ही फॉलो किया जाता है। देन आता है HbA1c। HbA1c जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक ब्लड टेस्ट है जो बताता है कि पिछले 2 से 3 महीनों में आपका एवरेज ब्लड शुगर लेवल कैसा था। और ये HbA1c का जो नॉर्मल रेंज होता है वो क्या होता है, लेस देन 5.7%, ये हमेशा परसेंट में ही निकाला जाता है। और प्री डायबिटिक्स में 5.7% to 6.4% और डायबिटिक में मोर देन इक्वल टू 6.5% देखा जाता है। तो HbA1c क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायबिटीज़ डायग्नोस करने के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल हो रहा है नहीं या नहीं ये चेक करने के लिए, ये लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल को दिखाता है। तो क्योंकि ये डेली फ्लक्चुएट नहीं करता, क्योंकि हम कैसा डाइट ले रहे हैं, हो सकता है उस बात पर फास्टिंग और पोस्टप्रेंडियल की वैल्यू जो है मतलब फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन HbA1c है वो लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल को दिखाता है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो HbA1c फॉर्म्ड बाय नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय ग्लूकोज, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें ग्लूकोज बिना किसी एंजाइम की हेल्प के डायरेक्टली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और ये प्रोसेस स्लो और स्पॉन्टेनियस होता है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर का इंडिकेटर बन जाता है। प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन पर। तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है यूरिन में। तो ग्लाइकोज यूरिया, ये टर्म बहुत कॉमनली यूज़ होता है जब भी हम शुगर का क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन डिस्कस करते हैं। तो ग्लाइकोज यूरिया क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है इन विच शुगर या फिर ग्लूकोज, शुगर ब्रॉड टर्म में हम बोलते हैं और स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो ग्लूकोज आता है यूरिन में, प्रेजेंट इन यूरिन, और इस कंडीशन को हम ग्लाइकोज यूरिया बोलते हैं। अगर पैथोलॉजिकल बेसिस ग्लाइकोज यूरिया की बात करूं तो इसे 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है हाइपरग्लाइसेमिक ग्लाइकोज यूरिया और एक होता है रिनल ग्लाइकोज यूरिया। हाइपरग्लाइसेमिक ग्लाइकोज यूरिया का मीनिंग होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है, इतना बढ़ गया है कि उसने रिनल थ्रेशोल्ड को भी क्रॉस कर दिया है। क्योंकि रिनल थ्रेशोल्ड का जो पॉइंट है वो कितना होता है, 180 mg/dl, और ब्लड ग्लूकोज का लेवल अगर इससे बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो यूरिन में एक्सक्रीट होने लग जाता है। इसका मीनिंग ये है कि ब्लड में भी ग्लूकोज का लेवल एलिवेटेड है और यूरिन में भी ग्लूकोज का लेवल उसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि रिनल थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया है। यानी जैसे घर में टंकी होती है वो फुल हो जाती है और वो ओवरफ्लो होने लग जाती है, ठीक उसी तरह से कंडीशन है, ओवरफ्लो जैसी कंडीशन हो जाती है। लेकिन रिनल ग्लाइकोज यूरिया क्यों डिफरेंट हो जाता है, इसमें क्या होता है, एनी डिक्रीज इन ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द रीनल ट्यूबुलर सेल रिजल्ट्स इन ग्लूकोज एक्सक्रीशन इनटू यूरिन। इसमें ध्यान रखिएगा, हाइपरग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन नहीं होती, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ता,
सिर्फ यूरिन में ग्लूकोज आता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोज का जो रीअब्जॉर्प्शन होने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज कर गई है। तो इससे क्या होता है? दिस अकर्स when glucose concentration in blood is well within the normal limits। तो रेनल ग्लाइकोज्यूरिया डिफरेंट है और हाइपरग्लाइसेमिक ग्लाइकोज्यूरिया डिफरेंट है, क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिक ग्लाइकोज्यूरिया में ब्लड में भी ग्लूकोज बढ़ता है और रेनल थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है जो कि 180 mg/dl है, और उसके बाद वो यूरिन में प्रेजेंट होने लगता है। लेकिन रेनल ग्लाइकोज्यूरिया में ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल होता है और सिर्फ यूरिन में ही शुगर का लेवल एलिवेट करता है। तो हाइपरग्लाइसेमिक ग्लाइकोस्यूरिया का एग्जाम्पल, सबसे कॉमनेस्ट एग्जाम्पल इज डायबिटीज मेलाइटिस, और कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक कशिंग सिंड्रोम एंड एक्रोमेगाली। प्लीज़ ध्यान रखिएगा। शुगर हाइपर पिट्यूटरिज्म की भी कंडीशन में बढ़ता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की भी कंडीशन में बढ़ता है, स्ट्रेस के कंडीशन में, फियर एंगर के कंडीशन में भी शुगर का लेवल बढ़ता है। जब स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ता है, और कॉर्टिजोल का लेवल जो होता है कहीं ना कहीं शुगर के लेवल को एलिवेट भी कराता है, इसीलिए स्ट्रेस लेने से भी शुगर का लेवल बढ़ता है। अगर मैं फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ग्लाइकोज्यूरिया की बात करूं तो एलिमेंट्री ग्लाइकोज्यूरिया होता है। ये तब होता है जब कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, और ऐसा भी हो जाता है कि रेनल थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए, जिसकी वजह से ग्लाइकोज्यूरिया हो जाता है। तो एलिमेंट्री ग्लाइकोज्यूरिया क्या होता है? जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं। इसमें हमारी किडनी क्या रहती है? नॉर्मल रहती है, और इसका कॉज क्या होता है? एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इनटेक। ब्लड ग्लूकोज जो होता है टेम्परेली हाई होता है। इसमें प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, SGLT जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है, रेनल थ्रेशोल्ड, ये सब कुछ नॉर्मल होता है। सिर्फ ये किस वजह से हुआ है? एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इनटेक की वजह से। तो प्लीज़ एलिमेंट्री ग्लाइकोज्यूरिया को याद रखिएगा। देन आता है लैक्टोज्यूरिया। लैक्टोज्यूरिया जो कि प्रेजेंट, जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो ग्लूकोज का ही स्पेसिफिकली बात कर रहे थे, क्योंकि और उसको हम ग्लाइकोज यूरिया ही बोलते हैं जनरली। तो लैक्टोज यूरिया अगर हम बोल रहे हैं, यानी कि लैक्टोज अगर यूरिन में प्रेजेंट है स्पेसिफिकली, तो उसको हम लैक्टोज यूरिया बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है यूरिन में ऑफ नॉर्मल वुमेन ड्यूरिंग द 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन। प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। देन आता है गैलेक्टोज यूरिया। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गैलेक्टोज यूरिया क्यों हो रही होती है, किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से हो रही होती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की वजह से। ये आपको और तब याद रहेगा जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ लेते हैं, तो ये बातें और भी अच्छे से हमें ध्यान रहती हैं। देन आता है फ्रक्टोज यूरिया, जो कि हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस के केस में देखने को मिलता है, जो कि फ्रक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। पेंटोज यूरिया देखने को मिलता है एसेंशियल पेंटोज यूरिया की कंडीशन में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम xylitol डिहाइड्रोजिनेज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, और ये किस मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट की वजह से होते हैं ये हमें पता चलता है, जिसकी वजह से लैक्टोज यूरिया, गैलेक्टोज यूरिया, फ्रक्टोज यूरिया और पेंटोज यूरिया देखने को मिलता है। देन एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये भी बन जाता है कि कौन कौन से ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हैं जो कि बेनेडिक्ट्स टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। जैसे कि सैलिसाइलिक एसिड होता है, जब हम एस्पिरिन का डोज हो जाता है तो उस कंडीशन में बेनेडिक्ट्स टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि सैलिसाइलेट्स जो होते हैं वो भी बेनेडिक्ट टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, जब हम हाई विटामिन सी का इंटेक कर रहे हैं उस केस में भी बेनेडिक्ट्स टेस्ट पॉजिटिव आता है यूरिन में। देन आता है क्रिएटिनिन भी अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है तो वो भी बेनेडिक्ट्स टेस्ट पॉजिटिव देता है। होमोजेंटेसिक एसिड एल्केप्टोन्यूरिया की कंडीशन में देखने को मिलता है, उस कंडीशन में वो भी बेनेडिक्ट्स टेस्ट को पॉजिटिव देता है। और ग्लूकोरोनाइड डेरिवेटिव्स ऑफ ड्रग्स लाइक ग्लूकोरेनेट्स, वो भी क्या करता है? बेनेडिक्ट टेस्ट को पॉजिटिव देता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक्स हमने अभी देखा, इसके बेसिस पर जो वाइवा के क्वेश्चंस आते हैं उसे हम देखते हैं। तो जो भी हमने अभी पढ़ा उसके बेसिस पर हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। जैसे कि विच टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट शुगर इन यूरिन, तो बेनेडिक्ट्स टेस्ट होता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बेनेडिक्ट टेस्ट, हम अभी देख चुके हैं कि क्या प्रिंसिपल होता है बेनेडिक्ट टेस्ट का। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेनेडिक्ट टेस्ट रिएजेंट, ये क्वेश्चन स्पॉटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बेनेडिक्ट टेस्ट के प्रिंसिपल को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इज बेनेडिक्ट टेस्ट नोन एज सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट, ये भी हमें पता चल गया है, क्योंकि वो रफ एस्टिमेशन हमें देता है, हमें रफ
वैल्यू बताता है कलर के बेसिस पे। विच नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेज गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट इन बेनेडिक्ट टेस्ट, अभी हम देख चुके हैं। व्हाट इज ग्लाइकोज्यूरिया? Glycosuria, name the causes of glycosuria. What is the clinical significance of glycosuria? And what is the renal threshold for glucose, जो कि 180 mg per day अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। How do you differentiate diabetes mellitus glycosuria from renal glycosuria? क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस का जो ग्लाइकोज्यूरिया होता है उसमें ब्लड में भी हाइपरग्लाइसीमिया होती है और यूरिन में भी शुगर आ रहा होता है रिनल थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की वजह से। बट इन केस ऑफ रिनल ग्लाइकोज्यूरिया क्या होता है, शुगर जो है ब्लड में वो नॉर्मल रहेगा और रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, जो उसकी रीअब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी है टिब्यूल्स की, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाने की वजह से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से यूरिन में क्या आने लगता है, शुगर आने लगता है। वाई इज ग्लूकोज नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन यूरिन? क्यों नहीं प्रेजेंट होता? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो पूरी तरह से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिस वजह से वो यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता। फिर आता है व्हाट इज गेस्टेशनल डायबिटीज़। मैं एक डिफरेंस आपको बता दूं कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम में थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम GFR इंक्रीज़ कर जाता है। GFR इंक्रीज़ करने के वजह से शुगर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और वो क्या होने लगता है, यूरिन में प्रेजेंट होने लगता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, ये डिफरेंट है। ये कंडीशन में होता क्या है, जब प्लेसेंटा डेवलप करती है। GFR वाली कंडीशन प्रेगनेंसी की डिफरेंट है, लेकिन गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है कि कुछ फीमेल्स प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ उन्हें हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि प्लेसेंटा जो होती है डेवलप करती है और जो प्लेसेंटल हॉर्मोन्स होते हैं लाइक ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCG, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं ये इंसुलिन को सप्रेस करते हैं और इंसुलिन को सप्रेस करने की वजह से ब्लड शुगर का जो रेगुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ फीमेल्स, ये कुछ ही फीमेल्स में देखा जाता है और कुछ में नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ फीमेल्स इस पर्टिकुलर चीज़ को रैम्प अप कर लेती हैं और कुछ जेनेटिक मेकअप की वजह से भी होता है। कुछ लोग हाईली प्रोन होती हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए, लेकिन कुछ फीमेल्स जो होते हैं वो इससे अपने आप को ओवरकम कर लेती हैं ड्यू टू उनके जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, और किस एज में प्रेगनेंसी हो रही है इस बात पर भी डिपेंड करता है। देन हमने अभी WHO क्राइटेरिया डिस्कस किया ब्लड ग्लूकोज का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। सो this is how you can properly conclude the topic of reducing sugar in urine for your practical exams, and in the upcoming parts we'll cover more abnormal constituent of urine in detail. So stay connected with this video series to complete your preparation step by step, and if you like this video don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you.